इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज एफओएमसी से पहले H4 टाइम फ्रेम। ये प्राइस पहले नीचे आया, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन किया और 50% ट्रेसमेंट कर चुका है 1986 लेवल पर। इस 1986 लेवल से नीचे सेलर सेफ है और फेड हॉकिस स्पीच देते हैं जून एफओएमसी की तरह, तो प्राइस 9035 लेवल से नीचे जा सकता है, लेकिन डिपेंड एफओएमसी स्पीच पे ही करता है। लेकिन टॉविस स्पीच देते हैं तो ये 2000 लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन करंट प्राइस 1960 के बाद ये ऊपर जाएगा या नीचे, ये एफओएमसी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए 1986 और 1935 ये आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। इस हफ्ते मंडे से फ्राइडे तक बहुत सारी न्यूज़ हैं और सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पावरफुल न्यूज़ होती है एफओएमसी। इसलिए आपको इस हफ्ते मिनिमम $50 का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर लास्ट एफओएमसी आपको याद हो, उससे पहले सीपीआई न्यूज आई थी और सीपीआई नंबर घटने के बाद भी फेड ने हॉकिश स्पीच दी थी, जिस वजह से गोल्ड 1893 लेवल तक गया। और पिछली एफओएमसी मीटिंग में फेड ने 2 रेट हाइक टोटल 5 टाइम बोले थे, लेकिन इस बार पहले एफओएमसी मीटिंग होगी, उसके बाद पीसीई न्यूज़, जीडीपी न्यूज़, ये 2 बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर आएंगे। लेकिन इन 2 इकोनॉमिक इंडिकेटर की वैल्यू फेड एफओएमसी स्पीच के बाद ही डिसाइड होगी। और इस हफ्ते ईसीबी और बैंक ऑफ जापान, इन 2 सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी हैं। इसलिए इस हफ्ते मंडे से फ्राइडे तक आपको एक बेस्ट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जीडीपी नेगेटिव थी और ये बॉटम भी लगभग जीडीपी न्यूज़ के समय ही बना था, और इस साल जीडीपी न्यूज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है, जिस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नैरेटिव बढ़ चुके हैं। अगर इस हफ्ते फेड 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करते हैं तो उसके बाद केवल एक ही रेट हाइक बचेगा, क्योंकि उन्होंने 2 रेट हाइक फोरकास्ट करे थे। और 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक से गोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह प्राइस्ड इन है। लेकिन जैसे कि बेन बर्नकी ने बोला है, अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं किया तो इंस्टेंटली गोल्ड 1986 लेवल चला जाएगा। और उसके बाद ये अगला रेट हाइक होगा कि नहीं और कब होगा, वो H4 टाइम फ्रेम पे आपका नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड करेगा। लेकिन इन 2 लेवल से ऊपर और नीचे ब्रेकआउट को समझने के लिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपका की सपोर्ट है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब गोल्ड प्राइस बेरिश होगा और 1807 लेवल तक जाएगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन से ऊपर गोल्ड प्राइस बुलिश है और आपका अगला पॉसिबल चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। पहले M30 टाइम फ्रेम पर था, उसके बाद H4 टाइम फ्रेम पर आया, अब आपके डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा है। अगर एफओएमसी के समय गोल्ड प्राइस नीचे आता है, 1935 लेवल को रिटेस्ट करता है, और एफओएमसी के बाद 2 बड़ी न्यूज जैसे कि जीडीपी और पीसीई, इन पे ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और ये नेक लाइन ब्रेकआउट हो जाती है,
तो प्राइस फिर से बुलिश हो जाएगा, लेकिन 1986 लेवल के नीचे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड प्राइस साइडवे है और इस हफ्ते आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा फ्राइडे तक, अप या डाउन। गोल्ड की ये लास्ट वेव जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखी और H1 टाइम फ्रेम पे आपने एग्रेसिव प्राइस एक्शन देखा, ये आपने पिछली FOMC मीटिंग में फेड के रियल यील्ड के कमेंट को मिस करने की वजह से देखा। और जब तक रियल यील्ड 0% या उससे नीचे नहीं चले जाते, गोल्ड का बुलिश ट्रेंड लिमिटेड रहेगा और 1986 आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर बैंक्रप्सी न्यूज आ जाती है मार्च महीने की तरह, तो रियल यील्ड पॉजिटिव होते हुए भी गोल्ड ऊपर जा सकता है, जैसा आपने इस महीने देखा है। लेकिन जैसा पिछले महीने हुआ था, FOMC स्पीच में फेड ने क्या बोला आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, केवल न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी। इस हफ्ते ये चीज़ फिर से होगी, आप केवल न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे और FOMC मीटिंग के मेन पॉइंट को मिस कर देंगे। और न्यूज़ हेडलाइन क्या कहती हैं यही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया की कितनी वैल्यू है ये आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं। इसलिए H1 टाइम फ्रेम पे अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आता है 1935 या फिर ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है तो आप बाय कर सकते हैं और 1986 लेवल के ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते FOMC है, लेकिन अगले महीने ब्रिक्स मीटिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है और अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है जो मार्केट रूमर कह रही हैं। तो ये ट्रिपल टॉप है। कोरोना वायरस लॉकडाउन आया लेकिन प्राइस 2080 लेवल से ऊपर नहीं गया। उसके बाद यूक्रेन इन्वेजन हुआ, डबल टॉप बना, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड प्राइस ऊपर नहीं गया और ये थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन प्राइस फिर से फेल हो चुका है और 2080 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन जब ये लेवल ब्रेक होगा आपको ग्लोबल इकोनॉमी मोबाइल की तरह वाइब्रेट करती नजर आएगी, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन ने पिछले 40 साल के पॉलिटिकल और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेंड को पूरी तरह बदल के रख दिया है। अगर ब्रिक्स नई रिजर्व करेंसी लॉन्च करती है तो ये चाइना बेस्ड होगी। जैसा आपने 1950 में देखा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके सुपर पावर नहीं थी, उनका रिजर्व करेंसी स्टेटस भी खत्म हो गया, लेकिन यूएसए की तरह यूके में लो इन्फ्लेशन थी और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। ठीक इसी तरह चाइना रिजर्व करेंसी में इनके ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कि रसिया और इंडिया, इनमें एक बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। और रिजर्व करेंसी अनाउंस करना एक अलग चीज़ है, उसे इम्प्लीमेंट करना, उस करेंसी पे ग्लोबल ट्रेडिंग होना अलग चीज़ है। और जब तक ये होगा उससे पहले आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और रिजर्व करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे सारे देश पागल क्यों हो रहे हैं। 1970 से यूक्रेन इन्वेजन तक सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार 1 और इस समय जो आपका कोल्ड वार 2 चल रहा है, क्योंकि केवल गोल्ड वे करेंसी अनाउंस करने से रिजर्व करेंसी नहीं बनती। और अगर यूएसए का रिजर्व करेंसी स्टेटस खत्म हो गया, उस कंडीशन में कितना ही रेट हाइक करें,
5% इंटरेस्ट रेट को 20% लेकर जाएं पॉल वॉकर की तरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इंटरडे M30 टाइम फ्रेम देखें तो 1935 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, करंट रेजिस्टेंस 1961 और उसके बाद 1986।